गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। आज की क्लास को हम रिकॉर्डेड अवेलेबल कराएंगे। तो आज की जो क्लास है वो रिकॉर्डेड यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के ऊपर हमारी बातचीत हो रही है, ठीक है, जिसमें पिछली क्लास में धारा क्रमांक 1 से लेकर धारा क्रमांक 20 तक हमने बातचीत की थी। धारा क्रमांक 20 का विषय था मौद्रिक राहत, जिसके अंतर्गत मैंने ये बताया था कि जैसे साझा गृह में रहने की अनुमति भी मिलती है और आवश्यक खर्च के लिए एक निश्चित राशि देने का भी आदेश न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को, पीड़ित महिला को पीड़ित महिला के पक्ष में दे सकता है, ठीक है। पीड़ित महिला के पक्ष में मौद्रिक राहत मतलब एक निश्चित राशि हर माह उसको खर्च के लिए दी जाए, ऐसा भी आदेश न्यायालय जारी कर सकता है। इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं। धारा 21 का विषय यहीं से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बच्चे के लिए सुरक्षा एवं संरक्षण आदेश, ठीक है। मतलब यदि संतान है तो उस स्थिति में बच्चे के संरक्षण के लिए बच्चा जो है यदि वयस्क नहीं है तो उस स्थिति में माता के पास ही रहे, ऐसा आदेश न्यायालय जारी कर सकता है, ठीक है। और या फिर बच्चे के समुचित देखभाल और संरक्षण के लिए जो भी समुचित या उचित आदेश लगे, ऐसा आदेश न्यायालय जारी कर सकता है, ठीक है। सामान्यतः ऐसे मामलों में बच्चे की कस्टडी जो है वो माता को ही मिलती है, ठीक है। तो बच्चे की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए न्यायालय समुचित आदेश जारी करेगा, उसकी समुचित व्यवस्था अपने आदेश के माध्यम से करता है, ठीक। ये भी है, मतलब कहना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति के साथ यह अपराध कारित होता है या जो भी पीड़ित पक्ष है, अधिनियम के माध्यम से हर दृष्टिकोण से हर तरह की सहायता उनको उपलब्ध कराई गई है और लगभग सभी चीजें जो है उनके पक्ष में है, यदि वास्तविक में ऐसी किसी घटना से पीड़ित हैं तब, ठीक है। मूल रूप से आवश्यकता सामान्य जानकारी की है। यदि सामान्य जानकारी अधिनियम की आपको है तो आप बहुत आसानी से इसको प्रोसीड कर सकते हैं और जो भी आपके अधिकार हैं, जो भी पॉलिसी से जो भी धाराओं में बताया गया है उसका उपयोग करते हुए आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो धारा 21 के तहत बच्चे की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए न्यायालय एक समुचित आदेश, उचित आदेश जारी कर सकती है, ठीक है। सामान्य तरीके अधिनियम में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि बच्चे का संरक्षण माता को ही मिलेगा या महिला के पास ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चे को किसकी कस्टडी में देना है या बच्चा किसके पास रहेगा, ये निर्णय न्यायालय का होगा। मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके आदेश के माध्यम से ये निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। सामान्यतः यह निर्णय जो है महिला के पक्ष में ही होता है यदि बच्चा वयस्क नहीं है तो, और यदि बच्चा वयस्क है तो फिर वो बच्चे के मुताबिक होता है, क्योंकि जहां वयस्कता अधिनियम 1875 के अंतर्गत यदि व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो अपने से जुड़े हर प्रकार के निर्णय वह व्यक्ति स्वयं लेने में सक्षम है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव इवन उसके माता पिता द्वारा भी नहीं डाला जा सकता, ठीक है। धारा 22 में देखिएगा, विषय है मुआवजा आदेश। न्यायालय जो है मुआवजा के लिए आदेश जारी करेगा। इसके अंतर्गत समझिएगा कि जो भी व्यक्ति है, एक मिनट होल्ड करते हैं। तो धारा 22 के तहत मुआवजा आदेश है। इसका मतलब ये है कि जैसे एक उदाहरण के लिए हम ले लें कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो भी पीड़ित पक्ष है या जो भी प्रतिवादी है ना भाई, कंप्लेन किया गया, कंप्लेन करने के बाद न्यायालय की जो भी प्रक्रिया है, आवेदन वगैरह दिया गया, उसकी प्रोसीडिंग वगैरह हुई, है ना।
तो इसमें जो भी खर्च आया या जो भी वित्तीय हानि हुई, बात को समझिएगा, जो भी वित्तीय हानि हुई, जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ, जो भी पैसे खर्च हुए, ठीक है, उसकी भरपाई के लिए मुआवजा आदेश जारी कर सकता है वादी पक्ष को जिसके विरुद्ध आपने शिकायत की है। ठीक, उसके अलावा भरण पोषण के लिए भी आदेश जारी कर सकता है ना भाई। जब तक वह स्त्री अलग रह रही है दूसरे स्थान पर कहीं, अब उस परिवार में नहीं निवास कर रही है, ठीक है, तो जब तक यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है तब तक के लिए भरण पोषण आदेश जारी कर सकता है ना। इसके अलावा वित्तीय सहायता या फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, मतलब जो भी फाइनेंशियल लॉस है, जैसे केस वगैरह की प्रोसीडिंग में जो खर्च हुए वो, या भरण पोषण के लिए वो, या उसके अलावा न्यायालय को कुछ भी और ऐसा लगता है, तो उस संबंध में मुआवजा आदेश धारा 22 के अंतर्गत न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है, पक्षकार जो भी पीड़ित पक्ष है उसके पक्ष में आदेश जारी होगा। ठीक है, मतलब ये राशि बतौर मुआवजा उनको प्रदान की जाए। आ रही बात समझ में, है ना भाई। और यदि न्यायालय के आदेश के अंतर्गत जैसे भरण पोषण के लिए ही आदेश जारी हुआ कि प्रतिमाह 7,000 रुपए देना है ना भाई। अब देखिए ये न्यायालय के निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सामान्य दृष्टिकोण में देखने से ऐसा लगता है कि घरेलू हिंसा जैसी घटना नहीं घटी है, या फिर जो दूसरा पक्ष है वो अपने साथ रखने को रेडी है, वो कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन स्त्री स्वयं ही नहीं रहना चाहती है, और कोई अपराध कारित हुआ हो, इस बात का स्पष्ट प्रमाण न हो, डोमेस्टिक वायलेंस का स्पष्ट प्रमाण न हो, तो उस स्थिति में जरूरी नहीं है कि न्यायालय भरण पोषण का आदेश दे, वो भरण पोषण का आदेश नहीं भी दे सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण आदेश, भरण पोषण की अर्जी आप लगाओगे आपको मिल जाएगा। ठीक, दूसरा, यदि महिला स्वयं शासकीय सर्विस में है, शासकीय सेवा वगैरह में है, या रेगुलर इनकम है, या पति की तुलना में उसकी आमदनी ज्यादा है, इस बात को पति न्यायालय में सिद्ध कर दे तो भी भरण पोषण आदेश जारी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्णतः न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि भरण पोषण मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो धारा 22 मुआवजा आदेश, धारा 22 समझ ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए, है ना, कि घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत भरण पोषण आदेश किस धारा के अंतर्गत जारी होगा, ठीक है, तो वो धारा 22 के अंतर्गत मुआवजा आदेश में ही भरण पोषण आदेश भी शामिल है। ठीक है, लेकिन भरण पोषण की जो मांग की जाती है वो धारा 125 है ना भाई, वो धारा 125 है, वो मैं आपको बता रहा हूं भारतीय दंड संहिता का। हाँ, वो अलग है। अरे बात समझ में, जैसे मैंने अभी कहा ना धारा 125 के अंतर्गत मांग की जाती है, जैसे मैंने कहा सेक्शन 9 कहा, 13B बोल रहा हूं, है ना, तो ये इस अधिनियम से नहीं है ना भाई, वो आपका है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसके अंतर्गत है। ठीक, तो चलिए दूसरा आगे देखिएगा, धारा 22 समझ में आया। धारा 23, धारा 23 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके मायने जो है काफी डिटेल में आते हैं। इसमें समझिएगा, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। ठीक है, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। ठीक है, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति, धारा 23 बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरिम का मतलब होता है अंतिम से भी अंतिम, मतलब अंतिम आदेश बोलना चाहिए सीधा, अंतरिम। और एक पक्षीय, कई बार क्या होता है, जैसे घरेलू हिंसा की शिकार महिला के द्वारा शिकायत की गई न्यायालय में नोटिस की तामीली के लिए नोटिस भेजा गया, और जो दूसरा पक्ष है वो न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं हुआ, फिर से समन भेजा गया, फिर प्रस्तुत नहीं हुआ, फिर से समन भेजा गया, फिर प्रस्तुत नहीं हुआ, तो 3 बार लगातार नोटिस जाने के बाद भी यदि दूसरा पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होता, तो इस स्थिति में न्यायालय जो है उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकती है। एक,
ठीक है। दूसरा, चाहे तो न्यायालय एक पक्षीय आदेश दे सकती है ना, मतलब पीड़ित पक्ष की बात को सुनकर सिर्फ उसी के पक्ष में अपना निर्णय, अपना फैसला दे सकती है, जिसको बाद में बदला नहीं जा सकता। आ रही बात समझ में? तो ये वही है धारा 23, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। आ रही बात समझ में? धारा 24 न्यायालय आदेश की प्रतियां निशुल्क देगा। ध्यान से देखिएगा, धारा 24 विषय लिखिए इसका, न्यायालय आदेश की प्रतियां, आदेश की प्रतियां जो है वो निशुल्क देगा। ठीक है, तो अधिनियम में यह बताया गया है कि जो भी आदेश न्यायालय द्वारा जारी किए जाएंगे, है ना भाई, तो जो भी आदेश न्यायालय द्वारा जारी किए जाएंगे तो उस आदेश की जो कॉपी है ना, तो उस आदेश की कॉपी न्यायालय द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्यतः और भी दूसरे जो मामले होते हैं उसमें न्यायालय ने जो भी आदेश दिया उस आदेश की कॉपी चाहिए मान लो, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, एक मिनिमम फीस जो है वो सबमिट करनी पड़ती है, और उसके अलावा जितने पेजेस में होता है उतने पेजेस के फोटोकॉपी चार्जेस जो है वो देने होते हैं, है ना भाई। तो कुछ अमाउंट लगता है, पर इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि न्यायालय द्वारा आदेश की जो प्रतियां हैं वो निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, निशुल्क प्रदान की जाएगी। ये धारा 24 है। एक बार रिपीट करते हैं, धारा 21 बच्चे की सुरक्षा एवं संरक्षण, धारा 22 मुआवजा आदेश, धारा 23 अंतरिम एवं एक पक्षीय आदेश, और धारा 24 आदेश की प्रतियां निशुल्क, है ना। तो उसको आपस में कनेक्ट करने का प्रयास करें तो फिर लिंक बनता है। धारा 24 तक हो गया। धारा 25 में क्या है? तो धारा 25 है आदेशों की अवधि और परिवर्तन। ठीक है, धारा 25 आदेशों की अवधि, आदेशों की अवधि और परिवर्तन। इसको समझिएगा, क्या होता है, जैसे किसी मामले में न्यायालय ने कोई आदेश दिया, जैसे घरेलू हिंसा का ही कोई मामला न्यायालय में विचारणीय है, अभी फैसला नहीं आया है, दोनों पक्ष को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है न्यायालय में, ठीक है, और इस दौरान भरण पोषण के लिए न्यायालय ने कोई आदेश जारी कर दिया है ना। तो न्यायालय चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक के लिए हर महीने 5,000 रुपए की राशि दो भरण पोषण के रूप में, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, आदेश की अवधि तय कर दी गई, है ना। अब यह समझ में आता है कि मान लो यहां पर एक्चुअल में घरेलू हिंसा जैसी कोई घटना नहीं घटी थी, यह अंतिम निर्णय में पाया जाता है, तो जो भरण पोषण का आदेश दिया गया था उस आदेश को परिवर्तित भी कर सकता है। आ रही बात समझ में? ये पूर्णतः न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। तो धारा 25 के अंतर्गत न्यायालय अपने आदेशों की अवधि तय कर सकता है और अपने द्वारा दिए गए आदेशों में परिवर्तन कर सकता है ना। अब देखो, बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, जो एग्जाम्पल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं उस एग्जाम्पल को एक पैराग्राफ में लिख करके किस धारा के अंतर्गत होगा ऐसा करके पूछ दिया। जैसे एक मैंने यही उदाहरण दे दिया कि मान लो पति पत्नी के बीच या घरेलू हिंसा का एक मामला न्यायालय में वाद दायर होता है, और जिसमें वाद दायर होने के दूसरे माह में न्यायालय द्वारा भरण पोषण का आदेश जारी किया गया, और न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि अंतिम निर्णय तक, न्यायालय के अंतिम निर्णय तक यह भरण पोषण प्रति माह 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो न्यायालय ऐसा आदेश, ठीक है, या उस आदेश में परिवर्तन, हरी बात समझ में, आदेश की अवधि किस धारा के अंतर्गत तय कर सकता है ना। तो धारा कौन सा होगा? धारा 25। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट को ही एग्जाम में पूछे, उस सब्जेक्ट का जो मीनिंग है उससे रिलेटेड एक स्टोरी बना करके भी पूछ सकता है, समझ में आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो भरण पोषण का आदेश किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकता है बोल दिया जाए, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, मुआवजा आदेश मैंने आपको जो बताया धारा 22, है ना भाई। लेकिन
कह दिया जाए कि 5 माह के लिए भरण पोषण का आदेश जारी कर सकता है, तो यहां पर आदेश की अवधि तय हो गई, तो धारा 22 के साथ साथ धारा 25 भी आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो न्यायालय कोई अधिकार है धारा 25 के अंतर्गत। धारा 26, ठीक है, धारा 26 में यह बताया गया है कि अन्य जो भी मुकदमे हैं या मामले हैं या कानूनी कार्यवाही है उसमें राहत। तो अन्य मुकदमे एवं कानूनी कार्यवाही में राहत, अन्य मुकदमे एवं कानूनी कार्यवाही में राहत, ठीक है, कार्यवाही में राहत। अब देखिएगा, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसा मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, है ना, विवाह के समय वर पक्ष हो या वधू पक्ष हो, ठीक है, या जो भी मेहमान वगैरह हैं, किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी उपहार दिया गया है, तो उन संपूर्ण वस्तुओं पर एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ महिला का है, वधू का है ना भाई। वो इस वस्तु को कहीं भी किसी को भी दे सकती है, उसको ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता। तो जैसे एक मामला मैंने खुद स्टडी किया हुआ है, जिसमें जो ससुराल पक्ष है उसने चोरी का आरोप लगाया था महिला के ऊपर। जब महिला ने डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया, घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, तो ससुराल वालों ने महिला के ऊपर चोरी का आरोप लगाया। आ रही बात समझ में? ठीक है, चोरी का आरोप ऐसा कि हमारे घर से जो भी वस्तु और पैसा वगैरह है वो कहाँ दिया, तो वो अपने मायके में दिया। आ रही बात समझ में? तो फिर ऐसा एफआईआर वगैरह जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होता। यदि मान लो थाने में यह एफआईआर लिख भी दिया गया है, तो ऐसे एफआईआर वगैरह को न्यायालय अपने आदेश के माध्यम से धारा 26 के अंतर्गत 0 करार कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। और दूसरा ये भी है कि विवाह के पश्चात पति पत्नी साथ रहते हैं, तो उनके द्वारा अर्जित जो भी संपत्ति है, चाहे वो अकेले पति की सैलरी से हो, चाहे उन दोनों की सैलरी से हो, है ना, तो विवाह के बाद अर्जित जो भी संपत्ति होती है उसमें पति और पत्नी दोनों का बराबर अधिकार होता है, ये कानून कहता है। ठीक है। हालांकि अब कानून में जो बातें कही गई है उसको डिस्क्राइब करना, डिफाइन करना वो बहुत डीप है। मैं आपको सिर्फ सामान्य समझ के मुताबिक बता रहा हूं, और मैं जो बता रहा हूं जरूरी नहीं है कि 100% हर जगह लागू होगा। मैं एक सामान्य समझ वाली बात कर रहा हूं। तो विवाह के बाद पति के व पत्नी के द्वारा जो भी अर्जित संपत्ति है उसमें दोनों का बराबर अधिकार होता है ना। तो उसे खर्च, पत्नी को खर्च करने से रोका नहीं जा सकता, ना ही उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का एफआईआर वगैरह ऐसे मामले में हो सकता। लेकिन थोड़ा सा इसमें देखिएगा, संतान की जहां तक बात आती है, तो जो भी संतान है, पति पत्नी के जो भी पुत्र या पुत्री है, जो भी संतान है, जो भी बेटा बेटी हैं, उनका जो अधिकार है, उनका, अब माता पिता, जैसे मान लो पिता ने या माता पिता ने संपत्ति से बेदखल कर दिया, तो उनके द्वारा अर्जित संपत्ति में वो दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है, जो पिता को उनके पिता से मिला था, उसमें उनका भी पूरा अधिकार है, उससे पिता बेदखल नहीं कर सकते। ठीक है। पिता के स्वयं द्वारा अर्जित जो संपत्ति है उससे मान लो पिता ने बेदखल कर दिया, तो संतान उसके लिए दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन पिता को उसके पिता से मिली हुई जो संपत्ति है, मतलब जो पैतृक संपत्ति है, ठीक है, उसमें संतान का भी पूरा अधिकार है, उसको देने से पिता मना नहीं कर सकते। ठीक, इट्स जस्ट अबाउट नॉलेज। ठीक है, प्रॉपर सही तरह से जानकारी हो तो आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का अन्याय होता है या अत्याचार होता है या ऐसी कोई घटना घटती है जो नहीं घटनी चाहिए, जो असामाजिक है, अव्यवहारिक है, तो आप सही तरह से सामने वाले को सबक सिखा सकते हैं। हाँ, अब देखिए क्या होता है, कोई भी उपलब्धि एकाएक या अपने आप नहीं मिलती। अभी जैसे आप लोग क्लास में बैठे हो, सिलेक्शन ऐसे ही थोड़ी ना होगा। पहले तो अपना रूटीन चेंज किया है, रूटीन चेंज करने के बाद क्लास तक आए। क्लासरूम में आना इतना आसान नहीं होता। नॉर्मली स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा प्रीफर करते हैं,
कारण ये है कि जिस स्थिति में है उसी स्थिति में क्लास अटेंड कर रहे हैं, जहां पे हैं वही अटेंड कर रहे हैं, उस दौरान जो आ गए उसको भी अटेंड कर रहे हैं। तो प्रॉपर जिस तरह का स्टडी होना चाहिए वैसा स्टडी नहीं होता, ये ऑनलाइन क्लास का ड्रॉबैक है उनके लिए जो गलती करते हैं। लेकिन उसी की जगह सुविधा नहीं है मान लो ऑफलाइन की, और फिर ऑनलाइन को उसी डेडिकेशन के साथ अटेंड करते हैं तो फायदा होता है। तो निश्चित तौर पर अब रेडी होना, फिर यहाँ तक आना, फिर यहाँ से वापस जाना, और उस दौरान उसके पहले मतलब जो भी और दूसरे काम है उसको सेटल करना, ताकि ये बीच का 2-3 घंटा आपको फ्री मिले। ठीक है, उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना, फिर टेस्ट के लिए टाइम निकालना, फिर वर्कआउट करना, मतलब इतनी सारी सब मेहनत, और विथ अ प्रॉपर गाइडलाइन, मतलब आपको मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति भी सही हो, तब कहीं जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो एकाएक हुआ क्या? नहीं। ठीक है, तो बाकी जो दूसरे बात कर रहे हैं, मतलब न्यायालय वगैरह की जो भी प्रक्रिया होती है, हम सामान्यतः उससे घबराते हैं, वो भी वैसा ही है, एक प्रोसीजर है। अरे बात समझ में? और यदि आप गलत नहीं है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है भाई। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है ना भाई, तो उसमें भी एक प्रोसीडिंग फॉलो होगा। अरे बात समझ में? ठीक है, और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हुआ आपका धारा 26। धारा 27 देखिएगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार। धारा 27 प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिएगा, आपको मैं बहुत सामान्य तरीके से बताऊं तो जिला न्यायालय, हर जिले में एक जिला न्यायालय होती है जिसकी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा की जाती है, और एक जिला न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश होता है, और उस प्रधान न्यायाधीश के अंदर में बहुत सारे अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो जैसे मैंने बताया था कि कोर्ट जो है अलग अलग भागों में डिवाइडेड होता है, मतलब कि पारिवारिक न्यायालय होते हैं, सेशन कोर्ट वगैरह होते हैं सब। ठीक है, राजस्व न्यायालय होता है, अलग अलग भाग होते हैं न्यायालय के। तो हर जगह प्रथम श्रेणी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना भाई। क्षेत्राधिकार का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस जिले में उनकी नियुक्ति हुई है वो जिला उनके क्षेत्राधिकार में आता है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जैसे ही न्यायालय में आप कोई भी वाद या परिवाद दायर करते हो, ठीक है, सबसे पहले क्षेत्राधिकार न्यायिक क्षेत्र की जांच होती है। यदि न्यायालय को यह समझ में आता है कि उक्त पीड़ित व्यक्ति जो है वो हमारे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तभी आपका आवेदन स्वीकार होगा, अन्यथा जिस क्षेत्र में आता है वहां के लिए फॉरवर्ड होगा या आपको वहां जाने के लिए कहा जाएगा। अरे बात समझ में? तो ये है क्षेत्राधिकार। तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार, तो मूल तो जो एरिया है वो है ना, ये है इसका बोलने का मतलब। फिर देखिएगा धारा 28 कार्यवाही की प्रक्रिया। धारा 28 कार्यवाही की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें न्यूनतम दंड जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना। जुर्माने को स्पष्ट नहीं किया गया है, तो न्यूनतम, इससे अधिक भी हो सकता है पर कम से कम 3 वर्ष का कारावास होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता में कम से कम 3 वर्ष और इससे अधिक भी हो सकता है, वो न्यायालय के अपने निर्णय पर डिपेंड करता है कि अपराध किस स्तर तक कारित हुआ। आ रही बात समझ में? तो इसमें देखिएगा कार्यवाही की प्रक्रिया, तो भाई जैसे इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है, मान लो थाने में एफआईआर होता है तो पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की जांच होगी, जांच रिपोर्ट तय होगा जिसको चार्जशीट कहते हैं, चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत होगा। उसके बाद जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है ना भाई, तो उस व्यक्ति को पूछा जाएगा आप अपराध स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। यदि वह अपराध स्वीकार करता है तो यहीं से न्यायालय अपना निर्णय दे सकती है, यदि वह अपराध स्वीकार नहीं करता है तो कार्यवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पहले किसको मिलेगा? जो पीड़ित पक्ष है, मतलब जिसने शिकायत की है,
उसको सबूत और गवाहों के माध्यम से अपने आरोप को सिद्ध करना होगा, ठीक है। और उसका टर्न खत्म होने के बाद, जैसे आप मूवी में देखते हो ना, वैसा नहीं होता कि दोनों साइड खड़े रहते हैं और दोनों आपस में बहस करते हैं और वकील चिल्ला चिल्ला करके, जैसे गोविंदा की मूवी है, ऐसा कोर्ट रूम में नहीं होता। ये सब अमर्यादित व्यवहार है और ऐसा व्यवहार कोई भी अधिवक्ता करता है तो इमीडिएट उसको कोर्ट रूम से बाहर करते हुए उसका लाइसेंस भी न्यायालय रद्द कर सकती है, ठीक है। तो कोर्ट रूम में कोई भी एडवोकेट हो वो बहुत ही मर्यादित व्यवहार करता है, मतलब ऊंची आवाज में बात भी नहीं की जाती, ठीक है। थोड़ा सा भी अव्यवहारिक तरीका हुआ या अमर्यादित तरीका हुआ तो न्यायालय तत्काल पहले तो वार्न करेगा, नहीं तो फिर सीधे लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो मूवीज में जैसा आप देखते हैं वैसा कोर्ट रूम में हो, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो पीड़ित पक्ष को पूरा मौका मिलेगा, पीड़ित पक्ष का पूरा गवाह वगैरह एविडेंस वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो आरोपी पक्ष है उसका प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। नहीं, अब हंसना तो हर जगह अलाउड है। नहीं, अब वो देखो मूवीज वगैरह में क्या होता है, जहां पर जो कोर्ट रूम बनाया जाता है, जहां शूटिंग होती है, वहां कुछ ऑर्डिनरी दर्शक बिठाए जाते हैं। न्यायालय वगैरह में ऐसा कोई रूटीन नहीं है। हाँ, कोर्ट रूम अधिकतर खाली रहता है। कोर्ट रूम न्यायालय में प्रोसीजर ही है कि अनावश्यक व्यक्तियों का प्रवेश निषेध है। जनहित के जो मामले होते हैं उसमें बाहरी व्यक्ति जा सकता है, वो भी न्यायालय की अनुमति से, वो यदि जनहित के मामले हैं तो सामान्यतः क्या होता है, हाँ बिल्कुल, कोर्ट रूम में हर चीज के लिए आपका मोबाइल में किसी का कॉल आया, आपको बात करना है तो उसके लिए भी जज से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। सर क्या मैं ये कॉल अटेंड कर लूं बाहर जाकर? वो हाँ बोलेंगे तब आप बाहर जाओगे, मना करेंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ करके वहीं खड़े रहो। नहीं, देखो ये दूसरी प्रक्रिया है ना, नहीं, ये दूसरी प्रक्रिया है। संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए कार्यालय अलग है, रजिस्ट्री कहीं और होता है, उस रूम को कोर्ट रूम नहीं बोलते, ठीक है। वो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहां पर रजिस्ट्रार और उनके अंडर में सब रजिस्ट्रार, जिला पंजीयक, जिले का एक प्रमुख अधिकारी होता है जिला पंजीयक, और उनके अंडर में कई उप पंजीयक होते हैं, डिपेंड करता है कितने उप सब रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई है। और ये जो उप पंजीयक है उसकी भर्ती सीजीपीएससी द्वारा होती है, सीधी भर्ती होती है सीजीपीएससी द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, वो अलग है बिल्कुल, कोर्ट रूम टोटल अलग है, म्यूचुअली बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। और प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री होती है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें कोई वकील रजिस्ट्री नहीं करवाता। आप यदि अपनी संपत्ति खरीद रहे हो तो आप स्वयं अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी से रजिस्ट्री करवाना ही होगा। हम किसी से करवाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको उसकी जो प्रक्रिया है उसकी जानकारी नहीं है। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जिस भी प्रॉपर्टी को परचेस करता हूं उसका सारा प्रोसीडिंग मैं खुद करता हूं, उसकी पूरी रजिस्ट्री मैं खुद करवाता हूं, मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति को उसमें शामिल नहीं करता, जो गवाह हैं उनको छोड़कर, ठीक है। तो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, वो बिल्कुल अलग है, वहां पर वकीलों का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। पर फाइनेंशियल बेनिफिट, कमीशन या चार्जेस के लिए एडवोकेट्स, भाई नॉलेज वाली बात है, जिसको नॉलेज है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मैं भी आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकता हूं। मेरे को क्या है, अपने नाम पे रजिस्ट्री थोड़ी नहीं करानी है, मेरे को बस एक प्रोसीजर फॉलो करवाना है, पेपर रेडी होगा, जो भी स्टाम्प ड्यूटी है वो पे होगा, और उसके बाद उप पंजीयक के सामने बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों प्रस्तुत होंगे, हस्ताक्षर करेंगे, फोटो खिंचाएगा, और जो गवाह होंगे वो हस्ताक्षर करेंगे, उनका फोटो खिंचाएगा, फिर उप पंजीयक के हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद वो रजिस्ट्री हो गई। ये प्रोसीजर होता है उसका, पेपर रेडी करना। क्या होता है, ऐसे पेपर में गलती ना हो जाए इस वजह से हम जानकार या अनुभवी व्यक्ति की मदद लेते हैं, ये बात है सर, ठीक है। ऑब्वियसली करने वाला व्यक्ति जो अपने चार्जेस ले रहा है वो आपका बच जाएगा, फर्क इतना ही है, ठीक है। अब निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति आपको सर्विस दे रहा है तो वो तो चार्जेस लेगा ना भाई, वो अपना समय दे रहा है, वो अपनी गाड़ी का पेट्रोल जला रहा है, वहां जाकर के ऑनलाइन स्टाम्प खरीद रहा है, तो वो अपने चार्जेस तो लेगा ना भाई, कुछ ना कुछ, नॉर्मली 3-4 हजार 5 हजार कुछ लेते हैं, डिपेंड करता है कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो अलग है, वो कोर्ट में लगता है, वो सब कोर्ट में लगता है, हाँ।
तो उसके लिए आप वकील के माध्यम से, और यदि आपको स्वयं जानकारी है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में केस लगा सकते हैं। वो सब प्रोसीजर कोर्ट में होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वाला जो पूरा प्रोसीजर है वो जिला पंजीयक कार्यालय में होता है, वो बिल्कुल कोर्ट से अलग है ना भाई। हाँ, संपत्ति के कुछ ऐसे मामले होते हैं जिस पर सुनवाई करने का और निर्णय देने का अधिकार जिला पंजीयक को है। जैसे मान लो खेत के बंटवारे को लेकर दो भाई के बीच कोई विवाद हो रहा है, लेकिन ये प्रशासनिक स्तर पर है। यदि जिला पंजीयक के आदेश से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ऊपर सीधे कोर्ट में जा सकते हो ऐसा, या डायरेक्ट कोर्ट में ही आप केस लगा सकते हो, प्रावधान है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। तो कार्यवाही की प्रक्रिया मैंने बताया, दोनों को मौका मिलता है 1 बाय 1 और उसके बाद न्यायालय का अंतिम निर्णय आता है। तो मूवीज वगैरह में जैसे आप दर्शक वर्शक देखते हैं वैसा न्यायालय में कोई व्यवस्था नहीं होती है। जो भी पक्षकार हैं उनके खड़े होने, उनके बैठने के लिए परमिशन रहती है, उतने की ही व्यवस्था रहती है। ठीक है, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि किसी कोर्ट में एक ही केस दिन भर चलता रहता है। डेली कई सारे केस रहते हैं, 1 बाय 1 हर केस का प्रोसीडिंग आगे बढ़ता रहता है। हाँ ठीक है, अब उनको न्यायालय के समय में उपस्थित होने को कहा जाता है, जो भी न्यायालय का कार्यवाही का समय है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं समय नष्ट न करते हुए। धारा 28 हो गया। धारा 29 सत्र न्यायालय में अपील। ठीक है, धारा 29 सत्र न्यायालय में अपील, सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कोई मामला वगैरह है घरेलू हिंसा से, मैंने बताया कि सामान्यतः ये सब मामले जो हैं वो परिवार न्यायालय में चलते हैं, है ना भाई। अब यदि परिवार न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है आप, तो धारा 29 के अंतर्गत सत्र न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं, है ना भाई। पारिवारिक विवाद का जो भी मामला है वो सामान्य दृष्टिकोण पे सामान्यतः परिवार न्यायालय में चलता है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो दहेज प्रताड़ना हो, ठीक है, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो भरण पोषण हो, चाहे दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना का मामला हो, है ना, या परिवार के अन्य सदस्य पिता पुत्री के बीच कोई विवाद है, पिता पुत्र के बीच कोई विवाद है, तो पारिवारिक विवाद जब तक है तो वो परिवार न्यायालय में चलेगा, है ना भाई। आपराधिक जो है वो फिर सत्र न्यायालय में आता है, सेशन कोर्ट वगैरह में आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि धारा 29 के तहत सत्र न्यायालय में अपील की शक्ति दी गई है। जो भी पीड़ित पक्ष है वो धारा 29 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, धारा 30 में संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं का लोक सेवक होना बताया गया है। ठीक है, तो देखिएगा धारा 30, इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। धारा 30 है ना, लोक सेवक कौन, जो भी संरक्षण अधिकारी होंगे या जो भी सेवा प्रदाता संगठन वगैरह हैं, ये सभी लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे। जैसे जिला कार्यक्रम अधिकारी मैंने बताया, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मैंने बताया, महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी मैंने बताया। इनकी नियुक्ति न्यायालय द्वारा, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संरक्षण अधिकारी के रूप में होती है। तो ये सभी लोक सेवक होते हैं। तो धारा 30 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये सभी लोक सेवक होंगे। ठीक है, फिर धारा 31, धारा 31 का विषय क्या है, तो धारा 31 का विषय है प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए जुर्माना। ठीक है, प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए जुर्माना। ठीक है, मतलब कि ठीक है, मतलब जैसे संरक्षण आदेश वगैरह दिया गया, आ रही बात समझ में। अब संरक्षण आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है उसके लिए किसी भी प्रकार का जुर्माना आदेश जो है वो जारी कर सकता है। आ रही बात समझ में। तो प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए जुर्माना। अब जैसे मैंने बताया कि जो पीड़ित पक्ष है उसके संरक्षण के लिए, ठीक है, फिर जो बच्चे हैं उसके संरक्षण के लिए न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। तो यदि इस आदेश का उल्लंघन किया जाए
तो इसके विरुद्ध न्यायालय धारा 31 के अंतर्गत जुर्माना लगा सकती है। ये है। धारा 32 में देखिएगा, अपराध जो है संज्ञेय गैर जमानती होगा। ठीक है, धारा 32 में क्या बताया है? धारा 32 में बताया गया है अपराध की प्रवृत्ति। तो ये कैसा होगा? संज्ञेय होगा, गैर जमानती होगा। ठीक है, संज्ञेय होगा, गैर जमानती होगा और अदालत द्वारा संज्ञान, अदालत द्वारा संज्ञान के योग्य है। ठीक है, मतलब ऐसे मामले में न्यायालय स्वयं संज्ञान भी ले सकती है। मतलब कार्यवाही के लिए उसमें आदेश जारी कर सकती है, जांच के लिए आदेश जारी कर सकती है, सीधे सीधे। ठीक है, तो स्वयं संज्ञान का मतलब वही होता है। तो संज्ञेय मतलब गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं है, गैर जमानती मतलब की जमानत नहीं मिलेगा। तो ये अपराध की प्रवृत्ति है। तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत किए गए अपराध की प्रवृत्ति को किस धारा में बताया गया है? तो वो धारा 32 में बताया गया है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में। और प्रवृत्ति कैसी है? संज्ञेय है और गैर जमानती है। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं धारा 33। धारा 33 में संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने पर जुर्माना। धारा 33 समझिएगा, आसान है। जो भी संरक्षण अधिकारी है, ठीक है, संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य, इसके जो भी कर्तव्य हैं उसको ना करने पर जुर्माना। आ रही बात समझ में? तो संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने पर जुर्माना। तो संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने पर जुर्माना। ठीक है, तो यदि संरक्षण अधिकारी द्वारा उसके कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता तो उस स्थिति में न्यायालय उसके ऊपर जुर्माना आरोपित कर सकती है, धारा 32 के अंतर्गत। आ रही बात समझ में? धारा 33 है, नहीं धारा 33, ये धारा 33 है, करेक्ट कीजिएगा। धारा 33 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जाएगा तब न्यायालय जुर्माना का आदेश दे सकती है। धारा 34 में है संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। धारा 34 संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। ठीक है, तो मतलब ये है कि यदि संरक्षण अधिकारी द्वारा जांच वगैरह में या उसकी कार्यवाही में किसी प्रकार का कोई अपराध किया जाता है तो उस पर न्यायालय धारा 34 के अंतर्गत संज्ञान ले सकती है ना। धारा 33 के अंतर्गत कर्तव्य का निर्वहन न करे तो जुर्माना लगा सकती है, अपराध कारित किया गया तो संज्ञान लेगी और उसके विरुद्ध फिर न्यायालय की कार्यवाही चलेगी। ये धारा 34 है। धारा 35 में है सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही से संरक्षण। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो भी सेवा प्रदाता हैं या लोक सेवक हैं, संरक्षण अधिकारी हैं, धारा 30 के अंतर्गत इनको लोक सेवक कहा गया है। तो इनके संरक्षण के लिए धारा 35 में ये व्यवस्था की गई है कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही से संरक्षण। पहले भी इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं तो समझना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। धारा 36, यह कानून किसी अन्य विधि या कानून का अल्पीकरण नहीं करता। धारा 36, धारा 36 में क्या बताया गया है? यह जो कानून है, यह जो विधि है, ये किसी अन्य कानून या विधि का अल्पीकरण नहीं करता। तो अल्पीकरण नहीं करता ये बताया गया है धारा 36 में। और धारा 37 में है नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। तो धारा 37 नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति, नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति, नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति, ये धारा 37 में।
ठीक है, मतलब धारा 37 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में और भी किसी प्रकार की किसी नियम की कोई आवश्यकता है तो केंद्र सरकार धारा 37 के अंतर्गत नियम बना सकती है। उसके लिए अधिनियम में फिर से संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। जैसा मैंने बताया, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस जहां से भी आपको मिले, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें, उससे आपके नॉलेज की प्रैक्टिस होगी, आप अवेयर हो पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फीमेल सुपरवाइजर का जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस संपूर्ण पाठ्यक्रम पे बेस्ड अल्टरनेट डेज पे टेस्ट होंगे। जैसे आज 12 बजे पहला टेस्ट ऑनलाइन अपलोड होगा और 2 अगस्त को रात को 9 बजे टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में लाइव आकर के हम पूरे पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर 3 अगस्त को फिर से टेस्ट होगा, तो डिस्कशन के माध्यम से कंप्लीट पेपर का रिवीजन करवाते हुए आपकी तैयारी को और अच्छा करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। फिर 3 अगस्त को टेस्ट होगा, फिर 4 को डिस्कशन रहेगा, फिर 5 अगस्त को टेस्ट होगा, फिर 6 को डिस्कशन रहेगा, फिर 7 अगस्त को टेस्ट होगा। ऐसा अल्टरनेट लगातार 15 टेस्ट तक चलता रहेगा। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो एग्जाम डेट डिक्लेयर होने के बाद 5 मॉडल टेस्ट ऑफलाइन पूरी तरह से इंस्टीट्यूट में सेंटर में फ्री रहेंगे। उसके लिए कोई अलग से फीस वगैरह नहीं पे करना होगा। एग्जाम डेट डिक्लेयर होने के बाद 5 मॉडल टेस्ट कोचिंग सेंटर में आकर दिया जा सकता है। ठीक है, टेस्ट आज से शुरू हो रहा है, तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके उसका पूरा लाभ लें। और किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से ज्वाइन करना है?